हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स। कैसे हैं आप सब? हाजिर हूँ मैं आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेके। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का पार्ट 1 चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज हम उसके कंटिन्यूएशन में अपना सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट को अच्छे से समझेंगे। जो जो टॉपिक हमारे छूट गए थे आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। आपसे मैं मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए और मेरा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आज है ये है रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रिजल्टेंट फोर्स किसे बोलते हैं? जब नंबर ऑफ फोर्सेस क्या करते हैं, एक बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं और उसके बराबर बराबर एक सिंगल फोर्स अगर इन तीनों के बराबर अगर इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे तो उसी सिंगल फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे? रिजल्टेंट फोर्स बोलते थे। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस पी क्यू आर etc. are acting simultaneously on the particle, then it is possible to find out single force which could replace them, that is, which would produce the same effect as produced by all the given forces. This single force is called the resultant force. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहीं पे लिखी हुई है। रिजल्टेंट फोर्स किसे बोलते हैं? जो तीनों के बराबर बराबर एक सिंगल फोर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, उसी सिंगल फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कॉम्पोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉम्पोजिशन और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है ये क्या बोलता है? तो ये हमको बोलता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ द नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ गिवन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या मेथड है, हम लोग किस किस मेथड से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे दो मेथड है, एक है एनालिटिकल मेथड और एक है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, हम ये दोनों मेथड को अच्छे से स्टडी करेंगे, ये मेथड काम कैसे करता है और कैसे हम लोग रिजल्टेंट को निकालते हैं। आगे वाले स्लाइड में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे वाले स्लाइड में और देखते हैं क्या टॉपिक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा मेथड था जो हमने डिस्कस किया था कि एनालिटिकल मेथड और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो एनालिटिकल मेथड के अंदर दो मेथड है हमारे, क्या क्या है? पैरेललोग्राम लॉ और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ समझने से पहले हम लोग थोड़ा ट्राइंगल लॉ को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ two forces represent their magnitude and direction by two sides of a triangle in the same order, then the third side of the triangle represents the magnitude and direction of the resultant force in the opposite order. ठीक है, this law is also known as साइन लॉ। ओके, तो यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है, शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको अभी फिगर के हेल्प से समझाता हूँ कि ट्राइंगल लॉ क्या होता है। ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि हम अगर दो फोर्सेस को ट्राइंगल के दो साइड से अगर रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, दो फोर्स को ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए जो कि सेम ऑर्डर में हो, फोर्स इस साइड जा रहा है तो ये फोर्स भी इसी साइड जा रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि इन दो फोर्स का जो क्लोजिंग साइड वाला ट्राइंगल का साइड होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, और इस ऑपोजिट ऑर्डर वाले फोर्स को हम जो नाम देंगे, क्या नाम देंगे? रिजल्टेंट फोर्स नाम देंगे। ठीक है, तो वही ट्राइंगल लॉ बोलता है कि इफ टू फोर्सेस रिप्रेजेंट देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कौन से थे हमारे? ये और ये, एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर मतलब दोनों इसी साइड जा रहे हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो थर्ड साइड हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखिए ये फोर्स इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये फोर्स इस तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ। ठीक है, होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़
एक लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन और को ऑल पे रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं और क्या क्या हमारे लिए बाकी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्या, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, वहां पे ट्रायंगल लॉ पे हमने देखा क्या कि वहां पे ट्रायंगल के दो साइड आपस में क्या थे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। उसी तरह से यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि दो एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्सेस। अगर ये P है और ये Q है, ठीक है, तो ये दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, ये उसका डायगोनल होगा, ठीक है। और इसको हम लोग अगर डॉटेड लाइन से शो करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, इफ टू फोर्सेस रिप्रेजेंट देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो टू फोर्सेस कौन कौन से हैं, P एंड Q, ठीक है। टू adjacent side of the parallelogram, then the resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, ठीक है। तो हमारा पैरेललोग्राम एक्चुअली दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये हमारे दो साइड हो गए और ये उसका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो यही लॉ हमारा बोल रहा है पैरेललोग्राम लॉ कि दो साइड हमारे एडजेसेंट साइड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स के डायरेक्शन, और थर्ड वाला जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ को देखा था। ट्रायंगल लॉ को हम कौन सा नाम से जानते हैं, साइन लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ को हम कौन सा लॉ से जानते हैं, कोसाइन लॉ, ठीक है। तो होप आपको ये ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हमने समझ लिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे लिए क्या है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो किसी भी लॉ को यूज करने के बाद हम लोग को जब फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है कि किस तरह से हमको रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन को निकालना है, वहाँ पे यहाँ पे हमको फॉर्मूला गिवन है पैरेललोग्राम लॉ का, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों के लिए ही ये रिजल्टेंट फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। और साथ में ये भी ख्याल रखिएगा कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से जो हम रिजल्टेंट का वैल्यू निकालते हैं वो सिर्फ दो फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सिर्फ दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा अगर फोर्सेस आ जाए तो उस समय हम लोग पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ को यूज नहीं कर पाएंगे, उस समय हमको मेथड ऑफ रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो याद रखिएगा पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली टू फोर्सेस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या है। रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये आपको याद कर लेना है पूरा, ठीक है, कि रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कैन बी कैलकुलेट, ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे याद रखेंगे। हमारा ये दो फोर्सेस थे, इन दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। और बीच का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, रिजल्टेंट के साथ सोच लीजिए ये हमारा P था, ये हमारा Q था, इसके साथ जो एंगल बनता है वो बनता है अल्फा, इसके साथ जो एंगल बनता है वो बनता है बीटा, ठीक है। तो अगर आपको P के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, P के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट के साथ डायरेक्शन निकालना है तो उस समय हम लोग यूज करते हैं टेन अल्फा, क्योंकि P के रेस्पेक्ट में जो एंगल है वो टेन अल्फा है, ठीक है। और टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये, ठीक है, Q साइन थीटा बाय P प्लस Q कॉस थीटा। और अगर बीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है तो P साइन थीटा बाय Q प्लस P कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि कब Q होगा कब P होगा, तो इसको मैं याद रखने का तरीका बता देता हूँ। टेन अल्फा, ठीक है, टेन अल्फा, देखिए आप अल्फा के साथ कौन है, हम लोग किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, P के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा के साथ जो है वो उसका दोस्त है, ठीक है। तो आपके घर में अगर सोच लीजिए जगह कम है और आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपका दोस्त भी आया हुआ है, ठीक है। तो आप के घर में जगह कम है, बैठने की जगह कम है, तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे कि भाई तू थोड़ा नीचे बैठ जा, गेस्ट लोग आए हैं तो उनको थोड़ा ऊपर बैठने दे, ठीक है। तो आप इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा का दोस्त कौन है, P, उसको नीचे बिठा देंगे, ठीक है। और हमारा जो गेस्ट कौन था वो था Q, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग ऊपर बिठा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कौन नीचे बैठेगा कौन ऊपर बैठेगा। बस यहाँ पे आप साइन थीटा और यहाँ पे Q कॉस थीटा बिठा दीजिए, ठीक है। उसी तरह से टेन बीटा के लिए भी एप्लीकेबल है, देखिए
बीटा का दोस्त कौन है यहाँ पे, क्यू, इसलिए वो यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक्स लगा के भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फॉर एप्लीकेबल फॉर ओनली टू फोर्सेस। ठीक है, तो चलिए आगे हम टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या था, हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मैंने बोला था आपको, ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब मोर देन टू फोर्सेस आ जाते हैं तो हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को यूज करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम लोग टू फोर्सेस क्या, हम लोग थ्री फोर्सेस, फोर फोर्सेस, फाइव फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ द गिवन फोर्सेस इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए, ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन को भी हम लोग एक साथ समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस दोनों के स्टेटमेंट को हम एक साथ समझेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन दोनों को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, और यहाँ अभी मैं जो मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड भी साथ साथ इसी में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम्पल है, सोच लीजिए यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स ऐसा है, सोच लीजिए ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, और ये क्या है, 20 न्यूटन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मोर देन थ्री फोर्सेस है, हमको इन तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको देखना है और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है हमारा, ये 5 न्यूटन वाला, और वर्टिकल फोर्सेस कौन सा है हमारा, ये वाला। ठीक है, बट हमको यहाँ पे ये तो इंक्लाइंड फोर्स मिल गया। ठीक है, और सोच लीजिए ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि जब भी कोई इंक्लाइंड फोर्स आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, सोच लीजिए ये हमारा इंक्लाइंड फोर्स था, इस इंक्लाइंड फोर्स को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। ठीक है, दो पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये एंगल भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। ठीक है, और थीटा के साथ जो फोर्स आता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं 10 cos 30। ठीक है, और अलग जो होता है वो होता है 10 sin 30। तो देखिए ये भी क्या बन गया, ये वर्टिकल बन गया और ये हॉरिजॉन्टल बन गया। ठीक है, तो जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस होते हैं उसको दो पार्ट पे स्प्लिट करने के मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन इज द स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस इनटू टू गिवन कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा समझ लिया हम लोगों ने कि ये मेथड ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा कि जितने भी फोर्सेस होते हैं अगर वो इस साइड जा रहे हैं तो इसको हम प्लस पकड़ते हैं, अगर कोई फोर्स इस तरफ जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव पकड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई फोर्स ऊपर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव पकड़ते हैं, और कोई फोर्स अगर नीचे आ रहा है तो उसको हम नेगेटिव पकड़ते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन का। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन क्या बोलता है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होते हैं उनका समेशन क्या होता है, रिजल्टेंट के समेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं एग्जांपल की मदद से। देखिए यहाँ पे तीन फोर्सेस थे, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका पहले सम करना है। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से हैं, यहाँ पे है 5 न्यूटन, वो उस तरफ जा रहा है इसलिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस ये देखिए यहाँ पे दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सा था, ये 10 cos 30। ठीक है, तो 10 cos 30। ठीक है, और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो अब क्या करना है, आपको क्या करना है, सिग्मा वर्टिकल करना है। ठीक है, सिग्मा वर्टिकल करना है। सिग्मा वर्टिकल यहाँ पे देखिए नीचे सबसे पहले है -20, देन ऊपर एक जा रहा है वो क्या है, 10 sin 30। ठीक है, यहाँ से दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए आप, 10 cos 30 और 10 sin 30, यहाँ पे आप वैल्यू निकाल के जो भी वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको रिजल्टेंट के स्क्वायर के बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ,
रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाता है फिर, सिग्मा हॉरिजॉन्टल स्क्वायर के बराबर और सिग्मा वर्टिकल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, इन दोनों में पुट कीजिए, सिग्मा हॉरिजॉन्टल का वैल्यू और सिग्मा वर्टिकल का वैल्यू। वैल्यू पुट करने के बाद हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ फोर्सेस को मेथड ऑफ रिजोल्यूशन की मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन निकालने के लिए बोले, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए बोले तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन अगर आपको बोले कि वर्टिकल के साथ निकालना है तो आप लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू, वर्टिकल के साथ निकालने के लिए बोला तो वर्टिकल के साथ, साथ मतलब कौन होता है, दोस्त होता है, दोस्त को हम कहाँ बिठाते हैं, नीचे ही बिठाते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल के साथ अगर निकालने के लिए बोलता है तो इस वर्टिकल नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल ऊपर होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ निकालने के लिए बोले तो हॉरिजॉन्टल नीचे होगा और वर्टिकल ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन को यूज करना है। तो हम उस स्लाइड में दोबारा चलते हैं और उसको दोबारा देखते हैं कि उसमें क्या लिखा था। देखिए, अभी मैंने जो आपको समझाया वही चीज हम लोग यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस किसे बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ द गिवन फोर्सेस इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हमने जो फोर्स को स्प्लिट किया था दो पार्ट में जो स्प्लिट किया था इस तरह से, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन क्या बोलता है, इट स्टेट्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजल्ट पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने जो देखा यहाँ पे क्या बोल रहा था कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर और सिग्मा वर्टिकल का स्क्वायर ये किसके बराबर था, ये रिजल्टेंट के स्क्वायर के बराबर था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड या सॉरी प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, और मेथड ऑफ रिजोल्यूशन मैंने जो आपको मेथड बताया उसमें क्या करना है, देखिए वही सब लिखा हुआ है, जो जो मैंने किया था वही पे किया है। ठीक है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मतलब सिग्मा एच निकालना है जो हमने वहां पे निकाला था। ठीक है, रिजॉल्व ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एंड फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज सिग्मा एच। सॉरी, यहाँ पे सिग्मा एच नहीं होगा, ये सिग्मा वी होगा। ठीक है, then find the resultant force by the given formula, r square is equal to sigma h square plus sigma v square। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान मेथड है, इससे आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन को भी मैंने बता दिया था, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन निकालना है तो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू सिग्मा वी बाय सिग्मा एच, और वर्टिकल के साथ अगर निकाले तो वर्टिकल नीचे होता है tan थीटा इक्वल टू सिग्मा एच बाय सिग्मा वी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे एक मिसलेनियस एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको हम समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग ठीक से पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है वो हमको बोल रहा है कि टू इक्वल फोर्सेस P act at an angle of theta, find the resultant force equation for this condition। ठीक है, तो हमको बोल रहा है हमारा जो दो फोर्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो अगर दो फोर्सेस इक्वल हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो मान लीजिए वो दो फोर्सेस क्या थे, सोच लीजिए ये फोर्सेस अगर P है तो ये फोर्स भी क्या है, P है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसकी थिकनेस को कमा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो फोर्सेस है, तो हमको पता है रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता है। तो बट यहाँ पे दोनों फोर्स P है, तो मतलब मैं Q के जगह में P बिठा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों की तरफ P बिठा दूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2p स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा का रूट। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2p स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू 2p cos थीटा बाय 2। ठीक है, ट्रिकोनोमेट्रिक का फॉर्मूला है, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टू इक्वल फोर्स अगर इक्वल होते हैं, अगर दो इक्वल फोर्सेस है और उसका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 2p cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर दो फोर्सेस अगर इक्वल आ जाए तो हमको आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला होगा, 2p cos थीटा बाय 2। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारा कॉम्पोजिशन एंड रिजोल्यूशन फोर्स आज यहीं पे खत्म होता है। अपने नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दीजिएगा। और अगली वीडियो के लिए गुड बाय माय फ्रेंड्स।